इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बायोलॉजी और जनरल साइंस के बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप उन वीडियोज़ को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहले क्वेश्चन में कह रहा है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। यह कार्य किया जाता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर यह कार्य किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि ये दोनों जो होते हैं, ये मस्तिष्क और मेरुरज्ज, ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन सा अंग शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है जो आदेश एवं नियंत्रण की तरह कार्य करता है। तो यह मानव मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव मस्तिष्क किस आवरण से घिरा रहता है, हमें इस आवरण का नाम बताना है। तो इस आवरण को हम लोग मस्तिष्क कोश या इसी को क्रेनियम नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्रेनियम नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो ये लगभग 1400 ग्राम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये पूछा गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मस्तिष्क कोश या जिसको क्रेनियम के नाम से जानते हैं, पूछा जा रहा है ये किस आवरण से घिरा रहता है। तो ये आवरण जिससे घिरा रहता है उसका नाम है मेनिनजेज, ये इस आवरण से घिरा रहता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मेनिनजेज आवरण में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। इन तीनों परतों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बाह्य परत है जिसको हम लोग ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं। दूसरी जो मध्य परत है इसको हम लोग अरेक्नाइड के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो भीतरी परत है इसको हम लोग पायामेटर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया मेनिनजेज में जितने आवरण पाए जाते हैं, मतलब जितने परतें पाई जाती हैं, 3 परतें पाई जाती थी, उन तीनों के नाम हमने देख लिए। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेनिनजेज तथा मस्तिष्क के बीच कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो इस द्रव्य का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य इसका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य है, पूछा जा रहा है इसके क्या कार्य हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षित रखता है एवं मस्तिष्क की नमी को बनाए रखता है। तो ये इसका कार्य है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ सही तथ्य दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है जो मस्तिष्क होता है वो हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है मस्तिष्क शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सुई चुभाने पर किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता। ये होता है मस्तिष्क, इसमें दर्द का अनुभव नहीं होता। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव मस्तिष्क जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, पहला भाग है, इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, उसको कहा जाता है। और तीसरा इसका भाग है जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो ये इसके 3 पार्ट हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है जो सेरिब्रम, उसी में स्मरण क्षमता पाई जाती है। अगला है शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 2 भाग होते हैं। पहले इसके भाग का नाम है प्रामस्तिष्क और दूसरे भाग का नाम है, इसको जो दूसरा इसका भाग है इसका नाम है डाइएन्सेफलान। तो इसके ये 2 भाग हैं। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है अग्र मस्तिष्क या जिसको प्रामस्तिष्क कहते हैं, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसके बारे में दिया हुआ, इसमें ये कह रहा है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो अग्र मस्तिष्क या इसी को प्रामस्तिष्क कहते हैं, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में कह रहा है जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट इसी में दिया हुआ, देखिए दूसरे पॉइंट में कह रहा है दायां व बायां प्रामस्तिष्क गोलार्ध कार्पस कैलोसम ग्रंथियों द्वारा जुड़ा होता है। किन ग्रंथियों द्वारा जुड़ा होता है। तो इसका नाम है कार्पस कैलोसम। इन ग्रंथियों के द्वारा ये जुड़ा रहता है। अगले में कह रहा है जो प्रामस्तिष्क होता है गोलार्ध में उभरी हुई अनियमित रचनाओं को गाइरस कहते हैं। मतलब प्रामस्तिष्क जो गोलार्ध है उसमें कह रहा है जो उभरी हुई अनियमित रचनाएं होती हैं उनको गाइरस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाइरस क्या है, ये उभरी हुई अनियमित ये रचनाएं हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 2 गाइरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं। मतलब जो 2 गाइरस होते हैं उनके बीच में जो अवनमन वाले स्थान होते हैं उनको सल्कस कहा जाता है। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है प्रामस्तिष्क वल्कुट
के भीतरी के बाहरी आवरण पर निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो परामस्तिष्क बलकुट होता है, जिसको सेरेबल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके जो बाहरी आवरण होता है उस पर कुछ निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, जो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, कार्य करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, इन जैसी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला है दूसरा में, इसी में जो पार्ट था डाइएन्सेफेलान, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए डाइएन्सेफेलान के बारे में कहा जाता है कि यह अधिक या कम ताप का आभास इससे जरिए होता है। दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं का यह नियंत्रण भी करता है। तो ये हो गया डाइएन्सेफेलान के बारे में। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है परितृप्ति या प्यास मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसी में कह रहा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण भी ये करता है। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो परितृप्ति है या जिसको परितृप्ति या प्यास कहते हैं, ये मस्तिष्क पूछा रहा है किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ये नियंत्रित होता है। अब अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है जिन व्यक्तियों में सेरिब्रम औसत से छोटा तथा गाइरस व सल्कस कम विकसित होते हैं वह कैसा होता है, तो मंद बुद्धि वाला हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिन व्यक्तियों में सेरिब्रम औसत से छोटा हो जाता है और जो गाइरस होते हैं वो जो गाइरस व सल्कस होते हैं वो कम विकसित अगर हो गए तो उस व्यक्ति में मंद बुद्धि के लक्षण पाए जाएंगे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला इसका भाग है, इसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ये काम क्या करता है, तो इसका कार्य ये होता है कि ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के केंद्र होते हैं। तो इसका काम ये हो गया। दूसरा इसी में पार्ट है, इसका नाम है सेरिब्रल पेंडिकल। तो इसका ये कार्य होता है, ये सेरिब्रल कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से ये जोड़ने का कार्य करता है। अब अगला देखिए, अगला है पश्चिम मस्तिष्क। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला इसका भाग है जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसे मेटेनसेफेलान भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है इसे मेटेनसेफेलान के भी नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर का संतुलन ये बनाए रखता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो सेरिबेलम है इसका काम होता है कि शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है मस्तिष्क, जो दूसरा इसका पार्ट है मस्तिष्क स्टेम, इसके अंतर्गत देखिए पॉन्स बैरोलाई व मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है, अगला है पांस बैरोलाई। इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है पांस बैरोलाई। तो देखिए जो पांस बैरोलाई है ये काम क्या करता है, तो यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला देखिए जो है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, इसका क्या कार्य होता है, तो ये हृदय स्पंदन या हृदय की जिसको धड़कन कहते हैं या हार्ट बीट कहते हैं, ये रक्तचाप, श्वास गति, इन सब की दर को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसका एक कार्य ये होता है कि यह विभिन्न प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं जैसे खांसना, छींकना या उल्टी करना या पाचक रसों का श्रवण इत्यादि का भी ये नियंत्रण करता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ, तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन एवं संतुलन को बनाए रखता है, तो ये है पश्चिम मस्तिष्क। अगला है मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग क्या बनाता है, तो ये बनाता है मेरुरज्जु। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है इसका जो पिछला भाग होता है वो क्या बनाता है, तो ये मेरुरज्जु की संरचना को बनाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है मेरुरज्जु के चारों ओर किसका आवरण होता है, तो इसके चारों ओर ड्यूरोमेटर, ऑक्नाइड और पायोमेटर का इन चारों तरफ इनका आवरण पाया जाता है। मतलब जो मेरुरज्जु होता है इनके चारों ओर इन सब का आवरण पाया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है मेरुरज्जु के मध्य की जो सकरी नाल होती है वो क्या कहलाती है, तो इसी को केंद्रीय नाल भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेरुरज्जु के मध्य में सकरी नाल होती है उसको हम लोग केंद्रीय नाल के नाम से जानते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है तंत्रिका नहर या जिसको न्यूरल कैनल कहते हैं ये कहाँ पाई जाती है, तो ये रीढ़ की हड्डियों में ये पाई जाती है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु मस्तिष्क के पीछे सिरे से होकर इसी कैनाल के अंदर से होता है वह रीढ़ के अंत तक ये फैला रहता है। मतलब जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, तंत्रिका नहर जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है केंद्रीय नाल में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य। अगला देखिए अगले में कह रहा है
मेरु राज्य के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं। देखिए, पहला कार्य इसका ये होता है कि ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। दूसरा इसका काम ये है कि ये मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। तो ये हो गया मेरु राज्य का दो प्रमुख कार्य। अगला देखिए, अगले में है तंत्रिका तंत्र के जो प्रमुख कार्य हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला इसका काम ये है कि ये विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। दूसरा इसका काम ये है कि यह समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। थर्ड इसका काम ये है कि यह जंतुओं को बाह्य आवरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इसमें कह रहा है, यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन भी करता है। तो ये हो गए इतने कार्य, इसके जो तंत्रिका तंत्र हैं उसके इतने कार्य हैं। अब अगला देखिए, अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। तो देखिए, इसमें 12 जोड़ी जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं ये पाई जाती हैं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु जो तंत्रिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। अब अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रोग का नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को मेनिंजाइटिस रोग के नाम से जानते हैं। अगला है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया था लॉन्गली ने। कब प्रस्तुत किया था? 1921 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनमें होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये इसके दो पार्ट हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है उसके प्रमुख कार्य क्या हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसका पहला कार्य ये है कि यह आँख की पुतलियों को फैलाता है। दूसरा इसका ये कार्य है कि ये श्वेत ग्रंथियों से पसीने के श्रवण को बढ़ाता है। तीसरा इसका ये कार्य है कि ये लार ग्रंथियों के श्रवण को कम करता है। चौथा इसका ये काम है कि यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। पांचवा इसका कार्य देख लेते हैं। तो देखिए, पांचवा इसका ये कार्य है कि एड्रिनल श्रवण जो होता है, रक्तदाब, रक्त में शर्करा की स्तर को भी ये बढ़ाता है। छठा इसका ये कार्य है कि यह श्वसन दर को तीव्र करता है। सातवां इसका कार्य है कि इसकी क्रिया से क्या होते हैं? बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे इसके कार्य हैं। अब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रमुख कार्य क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कार्य इसमें यह है कि यह आँख की पुतलियों को सिकोड़ता है। दूसरा इसका कार्य है कि श्वेत ग्रंथियों से पसीने के श्रवण को घटाता है। तीसरा इसका काम है कि ये एड्रिनल श्रवण, रक्तदाब, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। अगला इसका काम है कि ये आहार नाल के क्रमांकुंचन एवं पाचन ग्रंथियों के श्रवण को बढ़ाता है। अगला इसका कार्य ये है कि इसका सामूहिक प्रभाव जो होता है आराम व सुख की अनुभूति उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसमें बताया ये गया है कि जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली यंत्रवत तत्काल एवं अविवेचित अनुक्रियाएं होती हैं जिनमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, उनको हम लोग प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं। मतलब जिनमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती जिन क्रियाओं में, उनको हम लोग प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया हुआ है। तो उदाहरण क्या कह रहा है? घुटने का झटका, जम्हाई लेना, पलकों का झपकना, डर से कांपने लगना, खाने की वस्तु को देखकर मुंह में पानी आना। तो ये सब सारे इसके लक्षण हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है, श्वास, हार्ट पंप, लार एवं हाथ का हिलना में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो देखिए, इसमें जो हाथ का जो हिलना है वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। बाकी देखिए, जो श्वास है, हार्ट पंप है, लार है, ये सब क्या है? ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन इसका। इसमें क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है मेरु में, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको कशेरुक रज्जु कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र इसको कहा जाता है। तो ये हो गया, जितना पॉइंट इसमें दिया हुआ था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।